आज इस क्लास में हम लोग वीडियो में सीखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें 30 प्रश्न है। 30 प्रश्नों का ये सेट है जिसे हम प्रैक्टिस करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी एग्जाम्स में काम आने वाले हैं, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए है ना। जो शिक्षक का जो एग्ज़ाम देते हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, हरियाणा टेट हो गया, रीट हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारे में काम आएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? आधा का प्रतिलोम क्या होता है? मीन्स 1/2। हाफ का प्रतिलोम क्या होता है? न्यूनतम मीन्स छोटी से छोटी आभार संख्या क्या है? आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे? योग मीन्स जोड़, व्याकलन, घटाव को व्याकलन बोलते हैं, का विलोम होता है, कहने का तात्पर्य है। तो बताइए फर्स्ट का आंसर कीजिए आप लोग। तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा। यदि आपको और भी टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं इसका आंसर बताऊंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा, उससे इसे डिटेल में भी समझाऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। और भी कुछ बातें हैं जो मैं वीडियो के लास्ट में बात करूँगा। तो चलिए फर्स्ट का आंसर होगा 4। इसका राइट आंसर है 4। योग मीन्स जोड़ और घटाव का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य है? चिंतन एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है। यह क्रिया तब प्रारंभ होती है जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या हो। चिंतन तभी काम करेगी जब उसके समक्ष कोई समस्या हो। वह उसके समाधान के लिए विभिन्न साधनों के बारे में सोचता है तथा संकल्पना एवं तर्क द्वारा समस्या का समाधान करता है। चिंतन की गहन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों से योग मीन्स जोड़, अवकलन मीन्स घटाव को अवकलन बोलते हैं, का विलोम होता है। मीन्स जोड़ घटाव का विलोम होता है, कहने का तात्पर्य क्या है? प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर प्रश्न कहता है अधिगम है। अधिगम क्या है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक अस्थायी प्रभाव है। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है। विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। तो अधिगम क्या है बताइए। सेकंड का आप आंसर कीजिए। आप जानते हैं तो ठीक है, आप नहीं जानते हैं तो फिर तो मैं बताऊंगा ही। तो आप सेकंड का आंसर कीजिए। तो सेकंड का राइट आंसर होगा। अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा अपने आप में कि क्या आंसर होगा, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सेकंड का राइट आंसर है 2। व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक अस्थायी प्रभाव है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित कर अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाते हैं। अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक अस्थायी प्रभाव है। आप मुझे कमेंट करके बताएं मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। और यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं। वीडियो देखिए, अभी 15-20 क्वेश्चन अभी करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? आप लोगों ने कोहलबर्ग का नियम को पढ़ लिया होगा, तो सभी जानते हैं। आप नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका थ्योरी बता दूंगा। तो आप इसका आंसर करें 3 का। पूर्व परंपरागत, परंपरागत या पश्चिम परंपरागत या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इस चारों में से कौन होगा? तो 3 का राइट आंसर है फर्स्ट, पूर्व परंपरागत। यह जो क्रिया होती है वो पूर्व परंपरागत। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लॉरेंस
कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसमें नैतिक विकास के 3 स्तर, पूर्व परंपरागत जो 7 से 10 वर्ष, कितना से कितना वर्ष, 7 से 10 वर्ष, पूर्व परंपरागत है ये 7 से 10 वर्ष। परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13, ये पूर्व परंपरागत है और ये परंपरागत है 10 से 13, तथा उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर 13 से ऊपर, 13 वर्ष से ऊपर। ठीक है, का वर्णन किया है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि वह प्रारंभिक आयु में नैतिक के संप्रत्यय से अपरिचित होता है तथा उसका व्यवहार स्वाभाविक रीतियों के द्वारा निर्देशित होता है। 7 से 10 वर्ष के बालक में ये होता है। वह सिर्फ अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं के बारे में सोचता है, उसके लिए वह अच्छा है जो उसके हित से जुड़ा है। बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है बालक की विवेचना मीन्स तर्क, बालक की तर्क या तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान मीन्स अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है संवेदीगामक काल, पूर्व क्रियात्मक काल या अवस्था भी बोल सकते हैं, मूर्त क्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो 4 का राइट आंसर करें। पियाजे का भी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ रखा है, यदि नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसका क्लास दे दूंगा। तो 4 का राइट आंसर करें। 4 का राइट आंसर होगा 2, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या पूर्व क्रियात्मक काल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है। जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, कौन कौन अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसका जन्म से यानी वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक की विवेचना तार्किक नहीं होती है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आप यहाँ पे बताइए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन से हैं? 2 से 7 वर्ष है ना, ये सेकंड वाला है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष वाला है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक की विवेचना तार्किक नहीं होती है, वह डिस्कशन तार्किक नहीं कर सकता है। यह अंतर्ज्ञान पर आधारित होती है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है तथा उसमें वस्तु स्थायित्व के गुणों का विकास होता है। आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, नेक्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना या विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। तो 5 का आंसर करें। 5 का राइट आंसर होगा सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। इसका राइट आंसर है 3। एक दूसरे से व्यक्तिगत भिन्नता होना सार्वभौमिक सत्य है। हमारे विकास में आनुवांशिक और बाह्य दोनों कारक उत्तरदायी होते हैं। अतः शिक्षकों के लिए अधिगमकर्ता के विभिन्न प्रकार भिन्नता चारों यथा भौतिक विशेषताएं, तार्किक क्षमता, समयीन लिंग, योग्यता, अधिगम के तरीके इत्यादि के बारे में जानना महत्वपूर्ण होता है, जिससे एक प्रभावी और फलदायी अधिगम प्रक्रिया हेतु
अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के वांछित योजना बना सकें। इस वांछित योजनाओं के हेतु के लिए व्यक्तियों की योग्यता का सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना तथा विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 6 नंबर। देखिए, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स करने से नहीं होगा कि क्वेश्चन पढ़ लिए और उसका टिक कर दिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो उससे आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे आते हैं क्या कि हमें और भी समझ में आए और उसके बारे में जाने, इसलिए सारे का डिटेल में बताना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं बता के चलता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझते हुए चलिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है। चिंतन एक प्रकार के सूचना प्रक्रमण है, मीन्स प्रक्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय या सेट है। चिंतन और भाषा असंबंधित है। 6 का आप लोग आंसर करें, तो 6 का राइट आंसर होगा 4। यहाँ पे पूछ रहा है, गलत है, नेगेटिव आंसर पूछ रहा है, ठीक है। तो इसलिए चिंतन और भाषा असंबंधित है, ये सही आंसर है। लेकिन क्या ये असंबंधित हो ना, ये तो संबंधित है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? थॉर्नडाइक का नियम आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है, इसका बताना है। तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो बताइए थॉर्नडाइक ने इसमें से कौन सा नहीं दिया है? तो इसका राइट आंसर है 2, बहु अनुक्रिया का नियम। बाकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक ने ये तीनों दिया है। E.L. थॉर्नडाइक ने 20वीं शताब्दी से पूर्व में अधिगम से संबंधित मूल 3 नियमों का प्रतिपादन किया। ये 3 नियम कौन कौन है, आइए जानते हैं। ये नियम शिक्षा के सभी प्रकारों में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। ये 3 नियम हैं। पहला, तत्परता का नियम। पहला नियम कौन सा है? तत्परता का नियम, ठीक है। दिख रहा होगा, तो पहला नियम है तत्परता का नियम। इससे तात्पर्य यह है कि सीखने या सिखाने के लिए तैयार या सक्षम होने से पहले सीखने वाले की बुनियादी को पूरा करना चाहिए। दूसरा नियम है प्रभाव का नियम। ये दूसरा नियम है, प्रभाव का नियम दिया गया है। इससे तात्पर्य है कि अधिगमकर्ता की भावनात्मक प्रतिक्रिया शामिल होनी चाहिए। और तीसरा है, ये तीसरा नंबर पे भी, और तीसरा है अभ्यास का नियम, ठीक है। इससे तात्पर्य है कि अभ्यास से जुड़ाव मजबूत होते हैं और अभ्यास नहीं होने पर कमज़ोर हो जाता है। अतः सीखने व समझने के लिए सीखने वाले को अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। ये तो बिल्कुल सही बात है, अभ्यास का नियम। यदि आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, आप किसी चीज़ को सीखते हैं, आप उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं या प्रैक्टिस में वो चीज़ नहीं रहता है, तो आप उसे धीरे धीरे भूलते जाते हैं। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में रहते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो और उसमें आप निपुण हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। प्रैक्टिस जो है वो और परफेक्ट बना देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हावर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई? गणितीय कौशल, संगीत कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, व्यवहारिक कौशल। 8 का तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। 8 का आंसर कीजिए। 8 का राइट आंसर होगा 4, व्यवहारिक कौशल। बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। कौन कौन से हैं 8 प्रकार की बुद्धि? भाषाई बुद्धि, तार्किक, गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, अंतः पारस्परिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि एवं नैसर्गिक बुद्धि। तो एक क्वेश्चन से देखा आप लोगों ने कितने सारे आंसर्स मिलते हैं, सीखने को मिलता है। तो प्रैक्टिस करने का ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न कहता है,
निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। यहाँ पर ध्यान देंगे, बाल शिक्षा केंद्र पर आधारित नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन नहीं है, तो पहले तो आप ये जानेंगे कि कौन कौन है, ठीक है। तो कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है 4, प्रदर्शन, है ना, ये नहीं है। तो होगा कौन कौन, समस्या आधारित, अन्वेषण और निर्देशन, ये है। छात्र केंद्रित शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षकों द्वारा बालकों के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। अधिगम की समस्या आधारित, निर्देशित अन्वेषण तथा प्रदर्शन की परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होती है, जबकि अन्वेषण का मतलब होता है खोज, जबकि अन्वेषण की परिस्थिति बालक केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर होगा 4, बाकी तो तीनों है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। दुश्चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर, प्रशंसा। 10 का आप लोग आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो प्रशंसा जो है वो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। किसी को आप प्रशंसा करें तो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है, और जान लेते हैं अभिप्रेरणा है क्या। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय कार्य करता है। निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय कार्य करता है, या छात्रों में सीखने के लिए उत्सुकता उत्पन्न कर सके, छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न कर उसे क्रियाशील रखती है, एक्टिव रखती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा एवं बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा का स्तर, उत्तेजना, दुश्चिंता एवं अंतर्नोद आदि सम्मिलित है, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा में पुरस्कार, प्रशंसा एवं दंड आदि होते हैं। तो प्रशंसा जो क्या है वो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है, और बाकी सब आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा था, तो नहीं में ये आ जाएगा, ये बाह्य प्रेरणा का है, प्रशंसा। नेक्स्ट प्रश्न चलते 11 नंबर, बहुबुद्धि, है ना, मीन्स मन के फ्रेम जिसे ढांचे बोलते हैं। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। हार्वर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिने, E.L. थॉर्नडाइक, J.P. गिलफोर्ड। 11 का आंसर करें। 11 का राइट आंसर है फर्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत 1983 ईस्वी में हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया। कब किया था, 1983 में। इस सिद्धांत के अंतर्गत 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया गया है, जिसमें भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, अंतः पारस्परिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि, नैसर्गिक बुद्धि तथा अस्तित्व बाह्य बुद्धि सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न कहता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है, तो कौन सा गलत है बताइए। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियाँ प्रयोग की जाती हैं। तो 12 का राइट आंसर होगा 3, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन विशेष महत्व रखता है। किसी भी शिक्षार्थी की उपलब्धियों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक रूप में होते रहना चाहिए। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है तथा विद्यार्थियों के विकास के सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है।
कौन? 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से कौन होगा? इसका राइट आंसर बताएं। पहला ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ, विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना, विद्यार्थियों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना, विद्यार्थियों को अध्यवसायी और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। तो 13 का आप लोग आंसर करें। 13 का राइट आंसर होगा थर्ड, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना व्यूह रचना मीन्स कौशल सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है, जबकि शिक्षण अधिगम व्यूह रचनाएँ छात्रों को लचीले ढंग से चिंतन करने पर प्रोत्साहित करने, व्यवसायी एवं विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन करने एवं वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा जोखिम उठाने हेतु प्रोत्साहन में सहायक होती है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 14 नंबर प्रश्न कहता है, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, मीन्स मानव के संपर्क से पृथक का मतलब होता है अलग, प्रायः दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से विरले ही पूरी होती है। यह सच भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है? वातावरणीय, जैविकीय, अंतःक्रियावादी या व्यवहारिक? बताइए। 14 का आप लोग आंसर करें। तो 14 का राइट आंसर होगा थर्ड, अंतःक्रियावादी। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। मानव के संचार के लिए भाषा प्राथमिक विधि होती है, किंतु संचार हेतु भाषा के अलावा अन्य तरीके भी हैं। सिर्फ भाषा ही नहीं है, अन्य तरीके भी हैं। बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है, अलग करके बड़ा किया गया है, प्रायः दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से विरले ही पूरी होती है, जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से विरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के अंतःक्रियावादी पक्ष को बल देती है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, कहाँ चला गया? एक सेकेंड। 15 नंबर ना, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? अधिनायकवादी, लापरवाह, प्राधिकारिक, कृपालु? 15 का आंसर करें। तो 15 का राइट आंसर होगा थर्ड, प्राधिकारिक। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए प्राधिकारिक परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है। अधिनायकवादी एवं कृपालु शैली द्वारा बालकों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। तो आज 15 क्वेश्चन से रखते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये 24-25 मिनट का हो चुका है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और आप ऐसा ही वीडियो और भी चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में और लाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि एक सेशन में 30 क्वेश्चंस करें तो मुझे कमेंट करके बताइए। और यदि आप लोग मेरे चैनल में से कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो कृपया कर लाइक करके जाएँ और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 15 क्वेश्चंस के साथ में, जो 16 से लेकर 30 तक करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें।